हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं जीआईसी प्रवक्ता हिंदी का 2020 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। आशा करते हैं आज सभी लोगों को पसंद आएगा और इसके 40 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। 40 क्वेश्चन तक हो गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार वीडियो पर जाकर चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। आज मैं 80 से ऊपर जो कुछ आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करूँगी। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएंगे और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और साथ में अपना स्कोर ज़रूर हमको शेयर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो ये हमें बताना है कि बंगदूत जो प्रकाशित हुआ था वो किस सन में हुआ था। ऑप्शन है हमारे 1828, 1832, 1827, 1829। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 1828 में ये प्रकाशित हुआ था बंगदूत राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, ठीक। ऑप्शन है हरिप्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय, अखिलेश और ज्ञान रंजन। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अखिलेश के द्वारा ये तद्भव पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और ये लखनऊ से हुआ था, ठीक है। लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन हमारा, मुख्य अर्थो बाधो तदो रूढ़्योर्थ प्रयोजनात् अन्योर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया, ठीक है। ये पंक्तियां हमें बतानी है कि किसकी हैं। आंसर ऑप्शन है हमारे कुंतक है, आनंद वर्धन है, विश्वनाथ है और मम्मट हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, मम्मट के द्वारा ये पंक्तियों का उल्लेख किया गया है और इनकी रचना थी काव्य प्रकाश में इन्होंने इस पंक्तियों को लिखा है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है, मूलन ही कि जहाँ अधोगति के सब आइए, होम हुतासन धूम नगर एके मिलाइए। ये पंक्तियाँ किस, इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है तो हमें अलंकार बताना है। पहला ऑप्शन है परिसंख्या, असंगति, प्रतीप और विभावना। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार में क्या होता है कि विभिन्न तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए किसी एक तथ्य की इसमें पुष्टि की जाती है, इसी को हम परिसंख्या अलंकार की संज्ञा देते हैं। साथ में असंगति अलंकार वो होता है जिसमें कार्य और कारण में कोई संगति नहीं होती है, भेद होता है, यानी कि विच्छेदन होता है, उसे हम असंगति के अलंकार की श्रेणी में रखते हैं। विभावना अलंकार में कार्य और कारण में विरोध होता है, यानी कि कार्य और कारण में कोई समानता नहीं होती है, इसीलिए उसे विभावना अलंकार कहा जाता है। प्रतीप अलंकार जो होता है वो रूपक अलंकार का उल्टा होता है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर बैठी थी अबराज थी, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा, ठीक है। तो ये बताना है कि किस छंद, इस पंक्तियों में कौन सा छंद है, ठीक। छंद बताना है हमको। तो ऑप्शन है वंशस्थ, द्रुत विलंबित और दुर्मिल बसंत लिखा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका द्रुत विलंबित छंद है। ये एक वर्डिक छंद है, इसमें 12 वर्डों को रखा जाता है, ठीक है, द्रुत विलंबित में। और इसमें एक नगड़, एक भगड़ और एक मगड़ होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से 12 वर्डों का ये द्रुत छंद होता है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सगुण अलंकार संहिते दोष रहते जो होई ये, शब्द अर्थ बारो कवित विविध कहत सब कोई ये। काव्य की यह परिभाषा निम्न में से किस आचार्य की है। तो हमको बताना है परिभाषा किसकी है, कुलपति मिश्र की है और भिखारी दास की है, चिंतामणि की या फिर श्रीपत राय की है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, चिंतामणि की ये पंक्तियां हैं और इनकी जो रचना थी कविकुल कल्पत्रु। कविकुल कल्पत्रु में ये पंक्तियों को इन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भरत के रससूत्र के निहित,
ठीक है। संयोग का अर्थ भोज है, ठीक। और भोजक भाव तथा निष्पत्ति भाव का अर्थ भुक्ति है की स्थापना की व्याख्याकार कौन है? ठीक है, किसने की है ये व्याख्या कि जो भोजक भोज भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है, किसने माना है कि निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है, किसके द्वारा ये उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है भट्ट लोलट, संकुक, अभिनवगुप्त और नायक, भट्ट नायक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, भट्ट नायक ने ही माना है भुक्ति को, इनके द्वारा दिया गया है भुक्तिवाद। ठीक, भुक्तिवाद या भोगवाद इसको कहते हैं, भुक्तिवाद या भोगवाद दोनों एक ही बात है। ठीक है, और संकुक के द्वारा जो दिया गया था वो अनुमतिवाद था, अनुमतिवाद। इन्होंने अनुमति को रस की निष्पत्ति माना है। ठीक, अनुमतिवाद संकुक के द्वारा। भट्ट लोलट ने दिया था उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट के द्वारा दिया गया उत्पत्तिवाद है। अभिनवगुप्त ने दिया था अनुमतिवाद। ये इस प्रकार से चार व्याख्याता हैं रस सूत्र के, और चारों का एक एक अपना वाद है। एक बार उसमें जाकर पढ़ लेंगे तो समझ पूरा आ जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट है शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा। ये बताना है कि किसने शरीर जो रस को शब्द की आत्मा कहा है, वो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ या फिर भामा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, राजशेखर के द्वारा माना गया है कि जो शब्द है वो रस है, वो शब्द की आत्मा होती है, रस के बिना शब्द अधूरा है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से। ठीक, हिंदी में आ और आ स्वर हैं, तो हमें बताना है जो आ और आ स्वर किस श्रेणी में है, तालव्य में, मूर्धन्य में, कंठ में, ओष्ठ में, किस में रखे हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, कंठ में इनको रखा जाता है, आ और आ को। इसका एक सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसका जो सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम इसका ये सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ये अगर इसको सूत्र को याद रख लेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि कंठ की श्रेणी में कौन कौन से वर्ड और स्वर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आ और आ, साथ में हा और कंठ वर्ग के सारे वर्ड। ठीक है, और विसर्ग ये आते हैं कंठ में, इसीलिए इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। और भी सारे सूत्र हैं जिन लोगों ने हमारा क्या बोलते हैं सूत्र के आधार पर वर्ड विभाजन नहीं देखा है, वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लेंगे, तो उसमें सारे सूत्र दिए हुए हैं। हमारे उस वीडियो में सारे सूत्रों का हमने व्याख्या की है, तो एक बार उस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो सारे सूत्र आपको समझ आ जाएंगे, और कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि किस श्रेणी में किसको रखा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं वीडियो को देखा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें उसको। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजनों को स्थान दिया है? ये हमें बताना है कि केंद्रीय निदेशालय के अनुसार जो हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरूप रखा गया है वर्ड और व्यंजनों का, वो क्या है? ऑप्शन है हमारे 12 स्वर और 36 व्यंजन, 12 स्वर 35 व्यंजन, 11 स्वर 35 व्यंजन, 11 स्वर 36 व्यंजन। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 11 स्वर और 35 व्यंजनों को रखा गया है हिंदी निदेशालय ने मानक हिंदी की वर्णमाला में। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड हैं, वो डा और ढा। वैसे 33 व्यंजनों को हम लोग मूलतः पढ़ते आए हैं, लेकिन डा और ढा ये उच्चत्व व्यंजन हैं, इनको भी साथ में इन्होंने मानक हिंदी वर्णमाला में रखा, इसलिए टोटल 35 व्यंजन हो जाते हैं। और
11 जो हैं स्वर हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, आचार शब्द इनमें से किस भाषा का से आया है? पुर्तगाली से आया है, अंग्रेजी से आया, डच से आया या फिर फ्रेंच से आया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आचार शब्द है ये एक पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है? हमें बताना है कि जो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन है हमारे स्वरसनी अपभ्रंश, पिशाची अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। स्वरसनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति होती है। स्वरसनी अपभ्रंश के साथ पश्चिमी हिंदी के साथ स्वरसनी में और बोलियां आई हैं, वो हैं पश्चिमी हिंदी, साथ में गुजराती, राजस्थानी। ठीक है, ये 3 बोलियों को रखा गया, 3 श्रेणी की बोलियों को रखा गया है। पश्चिमी हिंदी को रखा गया है, गुजराती को रखा है और राजस्थानी को रखा है। और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। ठीक है, 5 बोलियां रखी गई हैं, आप लोग सभी जानते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी और खड़ी बोली और कन्नौजी और बुंदेली। ये टोटल 5 भाषाएं हैं जो पश्चिमी हिंदी में आती हैं। और गुजराती में 3 बोलियों को रखा गया है और राजस्थानी में 3 बोलियां, राजस्थानी की 4 बोलियां हैं, राजस्थानी की 4 बोलियां हैं। जब जो हमारा देखा नहीं है, जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा है, वो एक बार भाषा का जो हमने उल्लेख किया है ना, उस वाले वीडियो को जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पूरा हमने उसमें उल्लेख किया है, सभी भाषाओं को रखा है, सभी का विभाजन भी बहुत अच्छे से किया है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस वाले वीडियो को देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहते हैं। ये कथन किसका है? ये परिभाषा हमें बतानी है कि किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, देवेंद्र शर्मा और भोलानाथ तिवारी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, श्याम सुंदर दास के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं बताना है हमको। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों ही पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ब्रजभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन है, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कृति से उद्धृत हैं? ये हमें बताना है किस कृति में इन्होंने उल्लेख किया है इन पंक्तियों का, योगांत में, ग्राम्या में, गुंजन में या फिर स्वरध्वनि में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ग्राम्या में इन्होंने इन पंक्तियों का उल्लेख किया है। स्वरध्वनि और ग्राम्या, ये स्वरध्वनि इनकी जो रचना है ये मतलब अरविंद दर्शन से, इसमें अरविंद दर्शन का उल्लेख किया है। ठीक है, अरविंद दर्शन का उल्लेख है। और ग्राम्या एक प्रगतिवादी रचना है, ग्राम्या प्रगतिवादी रचना है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृत की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? तो ऑप्शन है विद्युत परिषद, विद्वान और पृथक, विद्युत परिषद, विद्वान और पृथक, विद्युत परिषद, विद्वान और पृथक, विद्युत परिषद और विद्वान और पृथक। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ये व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध समूह है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? बताना है कि हमको यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि या फिर व्यंजन संधि है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, यशोदा में विच्छेद है इसका, यस विसर्ग प्लस दा। ठीक है, ये ऐसे करके यशोदा को रखा गया है इस व्यंजन विसर्ग संधि में। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है।
आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूंस लेना या फिर बहुत सस्ता होना। तो आंसर सी हो जाएगा। घूंस लेना का मतलब होता है मुट्ठी गर्म करना। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है। पहला है यह असली गाय का घी है। दूसरा है यहाँ शत्रु से खतरा है। दूसरा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के ऑप्शन, हाँ, अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। ये वाला आंसर सही है। यहाँ पर गाय शुद्ध होता है, असली नहीं होता। यहाँ पर यहाँ मतलब चंद्रबिंदु नहीं होगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो सी होगा। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा है, मैंने आम खाया। यहाँ यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है, बताना है कि ये वाक्य है वो किस काल का है। तो पहला है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और निम्न में कोई नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, भूतकाल का ये वाक्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं खाया मतलब पहले काम किया है, इसीलिए ये भूतकाल का वाक्य है। तो आज इतना ही। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट अब किसी दूसरे वीडियो में दूसरा वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इसका जो बचा हुआ पार्ट, इसमें से नेक्स्ट दूसरा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये और बताना है। 100 तक पूरा करवाऊंगी इसको। ठीक है, 100 तक। तो पहला है नपुंसकलिंग, समालोचना, अतिशय और दर्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दर्शन में कोई उपसर्ग नहीं है, समालोचना में सम है, इसमें नम है और इसमें अति है। इस प्रकार से आज इतना ही। नेक्स्ट